हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी आईएएस के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम अक्टूबर 2020 के ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर इन तीनों मंथ के 2020 के इन तीनों मंथ्स के करंट अफेयर्स ज्योग्राफी से रिलेटेड कवर कर लिए हैं। ये हमारा अक्टूबर 2020 से रिलेटेड ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। जैसे कि आपको पता ही है, हम जुलाई 2020 से लेकर सारा करंट अफेयर्स आगे तक का कवर कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी आईएएस के एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हम सब्जेक्ट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हमारे चैनल पर साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड सारा करंट अफेयर्स ऑलरेडी मौजूद है। पॉलिटी से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स हमारे चैनल पर मौजूद है। इसी तरह हम इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स पर जो लेक्चर बना रहे हैं वो भी हमारा एक लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और ज्योग्राफी भी हम 3 से 4 लेक्चर में सारा कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ हम आपको, जैसे कि हमने कल से आपको करंट अफेयर पर बेस्ड एक एमसीक्यू लेक्चर प्रोवाइड करना शुरू किया था, उसी सीरीज़ में आज हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पर बेस्ड एमसीक्यू का लेक्चर नहीं आएगा, ये हम आपको कल प्रोवाइड करेंगे। देखिए एक चीज़ और, हम इस लेक्चर बनाने में 15 से 20 मिनट के लेक्चर बनाने में 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत अफसोस होता है कि अगर आपके अच्छे रेस्पॉन्स नहीं आते हैं। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए वीडियोज़ पर और लाइक कीजिए। हालांकि मैंने आज से पहले कभी इस चीज़ को कहा नहीं, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए आप लोगों से बोला भी नहीं कभी। ये फर्स्ट टाइम है जो आपसे कहना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। मतलब एक मोटिवेशन नहीं आती है, आगे इंस्पिरेशन नहीं मिलती है अगर आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स ना आए, अच्छी व्यूज़ वीडियो पर ना आए। माना कि चैनल छोटा है, लेकिन बहुत एक छोटा चैनल है और अदर्स चैनल्स के मुकाबले, लेकिन आपको जो क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी इससे बाहर कुछ भी करंट अफेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा यूपीएससी आईएएस के पर्सपेक्टिव में। और साथ ही साथ जो हम करंट अफेयर्स के साथ जो लेक्चर पर बेस्ड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ नहीं आएगी, हम आपको कल से प्रोवाइड करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। आज के लेक्चर में हमें मेनली ये सारी न्यूज़ देखनी है, इसके अलावा भी कुछ न्यूज़ हैं, जैसे कि ज़ॉम्बी फायर्स, न्यू कैलेडोनिया, जो हमारे एरियाज, जोग्राफिकल एरियाज जो न्यूज़ में रहे हैं पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, उन्हीं को हम सारा कवर कर रहे हैं। सितवे पोर्ट, सांभर लेक, खारदुंगला पास, किर्गिस्तान, ताइवान स्ट्रेट, डेमचौक सेक्टर। तो हमारा पहला न्यूज़ है आज की न्यू कैलेडोनिया या कैलेडोनिया, आप किसी भी तरह इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये क्या है? ये फ्रांस की एक टेरिटरी है। अब इसमें आपसे देखिए, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि न्यू कैलेडोनिया निम्न में से किस महासागर में स्थित है या किस क्षेत्र में स्थित है। तो आप फ्रांस की, अगर आपको याद रह जाएगी ना, अगर आपको पता भी होगा कि फ्रांस की टेरिटरी है, तो आप में से बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि फ्रांस का सोचकर कि शायद ये टेरिटरी जब फ्रांस की है तो हो सकता है कि फ्रांस के आसपास ही होगी, यानी कि यूरोपियन क्षेत्र में होगी या मेडिटेरेनियन सी में होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये आइलैंड आपका ऑस्ट्रेलिया के पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पश्चिम प्रशांत महासागर में वानुआतू जो आइलैंड है, जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में स्थित है, ये वानुआतू आइलैंड के पास स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग 1210 किलोमीटर पूर्व में ये स्थित है। ये मेलानेशिया उप क्षेत्र का हिस्सा है। इस द्वीप समूह में कई सारे द्वीप हैं, जैसे कि ग्रांड टेरे द्वीप, लॉयल्टी द्वीप, चेस्टरफील्ड द्वीप। ये आपको देखिए, ये सारे द्वीप एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कम से कम 1-2 बार आपकी नज़र के सामने से निकले हुए होने चाहिए, ताकि आप इसको रिकॉल कर सकें एग्जाम में। तो आपसे डायरेक्ट इस तरह से पूछा जा सकता है। और अक्सर आप देखते होंगे कि यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन जरूर फ्रेम करती है कि आपको कोई आइलैंड दे दिया जाएगा जो पिछले न्यूज़ में रहा हो, और उसकी एक वजह यह भी है कि ये जनमत संग्रह की वजह से न्यूज़ में रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, न्यू कैलेडोनिया में ऐसा हुआ है कि बहुत से लोग इसमें फ्रांस से अलग होने की मांग कर रहे थे। तो इस आधार पर फ्रांस गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक प्लेबिसाइड कराया। प्लेबिसाइड आप जानते होंगे, जनमत संग्रह, ये आपके पॉलिटी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एरिया, और आपका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो देखिए यहाँ पर प्लेबिसाइड कराया है कि वो फ्रांस से अलग होना चाहते हैं या फ्रांस के का क्षेत्र ही बना रहना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने फ्रांस का ही क्षेत्र बने रहने पर सहमति व्यक्त की है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। इसमें कई सारे आइलैंड हैं, जैसे कि बेले द्वीप, आइल ऑफ स्पाइन्स, कुछ दूरवर्ती द्वीप इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कुछ और डिटेल देख लेते हैं। ये जीलैंडिया का हिस्सा है, जैसे कि न्यूजीलैंड के ये आसपास है, आपका न्यूजीलैंड और आपके ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है और वानुआतू के पास में है।
ये डायहात नदी न्यू कैलेडोनिया की सबसे लंबी नदी है। आपको ये भी पता होना चाहिए न्यू कैलेडोनिया में या कैलेडोनिया में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? डायहात नदी सबसे लंबी नदी है। इसको कब बनाया गया था? ये 1998 में नोमेमा और एग्रीमेंट के फलस्वरूप 1999 में इसे ऑटोनोमस रीजन फ्रांस का बना दिया गया। यानी कि पहले ये पूरी तरह से ये फ्रांसीसी टेरिटरी थी और यहाँ पर पूरा होल्ड फ्रांस का चलता था, लेकिन अब फ्रांस ने इसको ऑटोनोमस रीजन बना दिया है। किस समझौते के थ्रू? 1998 में एक समझौता हुआ था, नोमेमी एग्रीमेंट। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा नोमेमी एग्रीमेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये न्यू कैलेडोनिया यानी कि फ्रांस की टेरिटरी से संबंधित है। अगली न्यूज़ है हमारी सितवे बंदरगाह या सितवे पोर्ट। देखिए सितवे पोर्ट आप सभी को पता होगा, ये म्यांमार में बे ऑफ बंगाल रीजन में म्यांमार की टेरिटरी में पोर्ट है एक सितवे पोर्ट। ये क्या है? ये रखाइन राज्य, रखाइन आपको पता होगा कि रखाइन राज्य किस लिए न्यूज़ में था? ये रोहिंग्या इश्यूज़ की वजह से, रोहिंग्या मुद्दे की वजह से कई सालों से न्यूज़ में रहा है और ये कंटिन्यू न्यूज़ में रहता है। ये रखाइन राज्य की राजधानी सितवे में 2016 में भारत सरकार द्वारा एक गहरे पानी का बंदरगाह है, यानी कि डीप वाटर पोर्ट है। और ये क्या है? ये रखाइन राज्य के यानी कि म्यांमार के पश्चिमी तट पर है और ये पश्चिमी तट कहाँ है? बे ऑफ बंगाल रीजन में है। तो ये सारे आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। साथ ही साथ ये बंदरगाह कालादान नदी के मुहाने पर भी स्थित है। देखिए कालादान नदी यानी कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। देखिए इस तरह से यूपीएससी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप में से बहुत से लोगों ने ईपीएफओ का पेपर दिया होगा इस बार का, तो ईपीएफओ के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत का किस देश के साथ समझौता है या किस देश के साथ किया गया है? ऐसी ही कुछ क्वेश्चन था। तो आपको डायरेक्ट इस तरह के भी क्वेश्चन जहन में रखने होते हैं। आप देखिए ये अक्टूबर की न्यूज़ है और अक्टूबर की न्यूज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने फ्रेम कर दिया। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का प्रोजेक्ट है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है यानी कि परिवहन प्रोजेक्ट है और भारत द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। अब कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। ये कोलकाता के पूर्वी भारतीय बंदरगाह को म्यांमार में सितवे बंदरगाह के साथ जोड़ना इसका उद्देश्य है। म्यांमार में ये सितवे बंदरगाह को कालादान नदी नाव मार्ग के माध्यम से चीन राज्य में पेलेटवा को जोड़ देगा। यानी कि देखिए ये एक पूरा रूट है, यानी कि यहाँ से कोलकाता से सितवे तक ये आपका जो मरीन रूट है यानी कि वाटर रूट, उसके बाद यहाँ से आपका इनलैंड वाटर रूट है पलेटवा तक। इनलैंड वाटर कालादान नदी पर, यानी कि एक तो सितवे पोर्ट है, सितवे पोर्ट से जो यहाँ से पास पे नदी निकलती है कालादान नदी, तो ये पलेटवा तक जाती है। तो यहाँ से इनलैंड वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी म्यांमार के अंदर। तो ये पूरा रूट इस तरह से फ्रेम किया जाएगा ताकि ये भारत के उत्तर पूर्वी रीजन यानी कि आपका मणिपुर और मिजोरम को जोड़ा जा सके। यह परियोजना कलकत्ता से सितवे तक 1328 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगी और जो सिलीगुड़ी गलियारा है यानी कि जिसे आप चिकन नेक भी कहते हैं, चिकन नेक जो भारत का आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन का अगर आप इस तरह से देखें कुछ अगर ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है तो इसे चिकन नेक कहा जाता है। ये 70 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, मात्र 70 किलोमीटर। तो इस पट्टी को चिकन नेक कहा जाता है। इस दूरी को चाइना के खतरे से बचने के लिए एक अल्टरनेटिव रूट के तौर पर भी इसे देखा जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसका बड़ा मैप है। तो ये कोलकाता से लेकर सितवे नदी तक तो आपका ये वाटर रूट है, वाटर रूट यानी कि आपका बे ऑफ बंगाल में मरीन रूट है। इसके बाद यहाँ से आपकी कालादान रिवर जाती है सितवे पोर्ट से लेकर पलेटवा तक। तो पलेटवा तक ये आपका कहाँ क्या है? ये इनलैंड वाटर रूट है म्यांमार के अंदर, इनलैंड वाटर रूट। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। देखिए ये कालादान का क्वेश्चन एक तरह से एक बार पूछा गया था, शायद 2 या 3 साल पहले। इस तरह से इसका क्वेश्चन किस तरह फ्रेम किया था यूपीएससी ने कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में निम्न में से कौन सा हिस्सा नहीं है? वाटर रूट, इनलैंड वाटर रूट, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से रूट शामिल हैं। इसमें सी रूट भी शामिल है, इसमें इनलैंड वाटर रूट भी शामिल है, इसमें नेशनल हाईवे यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी शामिल है, लेकिन इसमें रेल रूट शामिल नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो रेल रूट इसमें शामिल नहीं था, तो यही आपका ऑप्शन था। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया था यूपीएससी ने। अगली न्यूज़ है हमारी सांभर लेक। सांभर लेक क्या है? सांभर लेक किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि देखिए आपको पता ही होगा हर साल यहाँ पर वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया से काफ़ी तादाद में माइग्रेंट बर्ड्स आती हैं। तो माइग्रेंट बर्ड्स की वजह से ये न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेंट बर्ड्स की मौत हुई है किसी बीमारी की वजह से। और वो बीमारी क्या थी? वो बीमारी हम अभी आगे देखेंगे। तो सांभर झील ये कहाँ पर है? अब आपको इसका फैक्ट पता होना चाहिए। सांभर झील जयपुर के पास स्थित है। तो देखिए दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही माइग्रेटरी बर्ड की वजह से ये आपके एनवायरमेंटल इश्यूज में भी आता है। ये दोनों ही तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
अब ये क्या है, ये राजस्थान के जयपुर में स्थित, जयपुर के पास भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय यानी कि इनलैंड नमकीन जल निकाय है, यानी कि इनलैंड सैलाइन वाटर बॉडी है। इसकी ज्योग्राफी क्या है, ये झील अरावली पहाड़ियों द्वारा चारों ओर से घिरी हुई है, जयपुर और नागौर जिले में फैली है। राजस्थान में अजमेर जिला का भी इसमें हिस्सा आता है। आगे है इसमें ये झील जो है इसमें 5 नदियों का पानी मिलता है। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। ये इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ज़्यादा फ्रेम करती है, जो इस तरह की बॉडीज, वाटर बॉडीज न्यूज़ में रहे हैं। तो सांभर लेक से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। तो इस बार इस तरह का भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपको पता होना चाहिए सांभर लेक में इन 5 नदियों का पानी मिलता है, समोद, मंथा, रूपगढ़, खारी और खांडेला। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न से किन नदियों का पानी मिलता है या किन नदियों का पानी नहीं मिलता है। देखिए इसका महत्व क्या है, झील को 1990 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो इस तरह ये एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ये नमक उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है और ये महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है, यानी कि बर्ड एरिया है। ये हर साल मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया के ठंडे उत्तरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पक्षी सांभर झील में आते हैं। तो 2019 में झील में एवियन बोटुलिज्म, देखिए इस वजह से ये 2019 में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। एवियन बोटुलिज्म से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में। तो एवियन बोटुलिज्म क्या होता है, एवियन से ही आप समझ सकते हैं कि ये पक्षियों से संबंधित बीमारी है। हालांकि ये केवल पक्षियों से संबंधित नहीं है, तो आप एक गैस कर सकते हैं कि ये किस वजह से न्यूज़ में था। हालांकि ये पक्षियों और मनुष्य दोनों को प्रभावित करती है ये बीमारी। तो अब हम देख लेते हैं एवियन बोटुलिज्म के बारे में। ये एक न्यूरो मांसपेशी बीमारी है, यानी कि न्यूरो मसल डिसीज है। ये बैक्टीरिया क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पादित होती है, यानी कि ये किसके द्वारा फैलती है, बैक्टीरिया द्वारा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे साइंस में, जनरल साइंस में पूछा जा सकता है कि एवियन बोटुलिज्म किसके द्वारा उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया, वायरस, कवक या आपका और कोई प्रोटोजोआ। इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है और इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। बैक्टीरिया आमतौर पर मिट्टी, नदियों और समुद्री जल में पाया जाता है। मनुष्य और जानवरों दोनों को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया को अनार्बिक यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की स्थिति में की भी आवश्यकता होती है और अम्लीय परिस्थिति में वृद्धि नहीं करता है, यानी कि जहाँ सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ये वृद्धि नहीं करता है। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स एवियन बोटुलिज्म के बारे में पता होने चाहिए। अगली न्यूज़ है हमारी खारदुंग दर्रा। ये क्या है, खारदुंग पास। ये भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपनी 88वीं वर्षगांठ मनाई थी। यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने खारदुंगला में अपनी वर्षगांठ बनाई थी, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये क्या है, खारदुंगला, ये लद्दाख के संघ शासित प्रदेश में नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में जानी जाती है। तो जो आपका खारदुंगला पास है, ये खारदुंगला जो पास है ये क्या है, ये लद्दाख, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लद्दाख रीजन के अंतर्गत आता है, लद्दाख रीजन में आता है यहाँ पर। और दूसरी चीज़, ये लद्दाख के संघ शासित प्रदेश नुब्रा और श्योक घाटियों क्या है, ये प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित मोटरसाइकिल सवारों के लिए दर्रा है, यानी कि यहाँ पर मोटर बाइक्स जो राइडर होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं और ये दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान है जहाँ पर मोटर बाइक राइडिंग की जाती है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख रेंज पर स्थित है, लेह से 40 किलोमीटर दूर है। और ये कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स दे रखे हैं। आगे पर्यटकों को खारदुंग दर्रा से गुजरने के लिए आंतरिक लाइन परमिट को ले जाने की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पर इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ती है टूरिस्ट को। यहाँ की सड़कों को किसके द्वारा बनाया जाता है, सीमा सड़क संगठन द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है। अक्साई चीन के पश्चिमी तरफ ये स्थित है। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। अगली न्यूज़ है हमारी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान किस लिए न्यूज़ में था, देखिए किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का एकमात्र ऐसा कंट्री माना जाता है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में समझा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ संसदीय चुनाव का अभी हाल ही में विरोध किया गया है कि उसमें धांधली के आरोप लगाए गए हैं, इसलिए किर्गिस्तान आपका न्यूज़ में था। तो आपको सबसे पहले तो इनके लैंड बॉर्डर पता होना चाहिए कि किर्गिस्तान किन किन कंट्रीज से अपने लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, ये सारा इन सबसे आप लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इसकी राजधानी क्या है, बिश्केक है। मध्य एशिया का एकमात्र लोकतंत्र के रूप में इसे जाना जाता है। ये भू आबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशियाई कंट्री है। चीन के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है, यानी कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, चाइना के साथ। चीन ने किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ सड़क रेल नेटवर्क बनाए हैं। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से होते हुए यहाँ पर चाइना ने रेल नेटवर्क बनाए हैं। रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का सदस्य है। तो आपको देखिए ये भी पता होना चाहिए, इस तरह का स्टेटमेंट यूपीएससी फ्रेम कर देती है कि किर्गिस्तान के संबंध में सही कथन चुनिए कि ये
इसकी राजधानी, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, या फिर ये कह दिया जाएगा कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको कि ये नाटो का सदस्य है। तो आपको पता होना चाहिए नाटो का सदस्य नहीं है, बल्कि रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का सदस्य है, और रूसी वायु एयरबेस भी यहाँ पर स्थित है। अगली न्यूज है हमारी, प्रभाव आधारित चक्रवात चेतावनी प्रणाली, इंपैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। ये क्या है? ये भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ये बनाया गया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा प्रभाव आधारित चक्रवात चेतावनी प्रणाली, इंपैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये साइक्लोन की चक्रवात की वार्निंग देगी, यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम ये बनाया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? आर्थिक नुकसान और चक्रवात से संपत्ति को नुकसान को कम करना। इसकी विशेषताएं क्या है? इसके तहत जिला या स्थान विशिष्ट चेतावनी जारी करेगा, जो बुनियादी ढांचे, स्थानीय आबादी, बस्तियों, भूमि उपयोग के साथ साथ अन्य तत्वों में प्रसारित और तैयार किया जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि चक्रवात आने से पहले या तूफान आने से पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम जारी किया जाएगा। और ये क्या करेगा? अगर 160 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड या इससे ज्यादा की स्पीड से कोई चक्रवात या तूफान आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है या कोई तूफान आ रहा है, तो ये क्या करेगा? ये अर्ली वार्निंग सिस्टम तो जारी करेगा ही साथ ये उस जिस शहर में इस तूफान आने का खतरा होगा, उस शहर के बुनियादी ढांचे, यानी कि ऐसे बुनियादी ढांचे जो इस तूफान से ग्रस्त हो सकते हैं, यानी कि जिन बिल्डिंग्स को इससे खतरा हो सकता है। यानी कि आपको पता होगा बहुत से घर ऐसे होते हैं हर शहर में कि जो बहुत कच्चे बने हुए होते हैं, या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, या कुछ पब्लिक प्लेसेस ऐसे होते हैं पुराने बने हुए 200 साल पुराने। तो अगर उनको खतरा होगा तो ये बाकायदा बिल्डिंग्स भी बता देगा कि कौन सी बिल्डिंग को किस शहर की कौन सी बिल्डिंग को इस चक्रवात से खतरा हो सकता है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम ना तो ये केवल अर्ली वार्निंग सिस्टम जारी करेगा, बल्कि साथ ही ये भी बताएगा कि उस शहर की किन किन बिल्डिंग्स को खतरा है इस तूफान के आने से। अब कुछ भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में देख लेते हैं। इसे 1875 में स्थापित किया गया। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एक एजेंसी है, और इसका कार्य क्या है? मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान यानी कि वेदर फोरकास्टिंग, और भूकंप विज्ञान, अर्थक्वेक साइंस के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। अगली न्यूज है हमारी, ताइवान जल संधि, ताइवान स्ट्रेट किस लिए न्यूज में? आपको पता ही होगा कि चाइना बहुत ज्यादा लैंड एक्विजिशन करता है, अतिक्रमण करता है, बहुत ज़्यादा सब जगह पर अपनी टेरिटरी घोषित करता है, तो इसलिए ये ताइवान स्ट्रेट न्यूज़ में थी। तो ये क्या है कि ताइवान जल संधि एक 110 मील चौड़ा चैनल है। देखिए ये चाइना का रीजन है सारा, और ये ताइवान, तो इन दोनों के बीच जो स्ट्रेट है जो इन दोनों को अलग करती है वो कौन सी है? ताइवान स्ट्रेट। तो यहाँ पर चाइना की शिप्स देखी गई हैं, इस वजह से ताइवान ने आपत्ति जताई है। अब इसे मुख्य भूमि चीन को ताइवान द्वीप से अलग करती है, कौन सी? ताइवान स्ट्रेट। तो आपको पता होना चाहिए ताइवान स्ट्रेट के पूर्व में क्या है? ईस्ट चाइना सी है, और पश्चिम में कौन सा सागर है? ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है, या कभी कभी ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट भी फ्रेम करने के लिए दे देती है, अरेंज करने के लिए। तो इस संधि को क्या कहा जाता है? इस ताइवान स्ट्रेट को फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहा जाता है। देखिए फॉर्मोसा स्ट्रेट भी इसे कहा जाता है, साथ ही साथ इसे ताई है, चाइना में ताई है के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसका मतलब होता है ताई सागर के रूप में भी जाना जाता है। ताइवान स्ट्रेट दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है। देखिए देख सकते हैं आप, चाइना के दक्षिण में है ताइवान स्ट्रेट। इसकी उत्तर हिस्सा पूर्वी चीन सागर से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका उत्तरी हिस्सा जो है ईस्ट चाइना सी से जुड़ा हुआ है। आप इसको बड़े मैप में देख सकते हैं, यहाँ ईस्ट चाइना सी है, ये ताइवान है, और ताइवान के वेस्ट में क्या है? हांगकांग है, हांगकांग रीजन है। अगली न्यूज है हमारी, डैमचौक सेक्टर। ये क्या है? ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, किसके बीच? चाइना और इंडिया के बीच डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ऐसा चाइना को लगता है, या इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा माना जाता है, बल्कि जबकि इंडिया इसे क्या मानता है? अपनी टेरिटरी मानता है डैमचौक रीजन को। और ये कहाँ पर है? डैमचौक लद्दाख और द्रिमिकोग नगारी प्रीफेक्चर के गांवों पर केंद्रित है, यानी कि ये सब गांवों के नाम है लद्दाखी भाषा में। ये नुलाह और सिंधु नदी के संगम पर स्थित है। डैमचौक रीजन जो है, ये जो डैमचौक रीजन है ये कहाँ पर स्थित है? ये नुलाह नदी और सिंधु नदी के जंक्शन पर, सिंधु नदी के संगम पर, यानी कि जंक्शन पर स्थित है। ये चाइना और भारत के बीच ग्रेटर चाइना भारतीय सीमा विवाद का हिस्सा है, यानी कि ग्रेट चाइना या वन चाइना का ये माना जाता है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। भारत और चीन दोनों विवादित क्षेत्र का दावा करते हैं, जो अब इन दोनों के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बनाई गई है, वो कहाँ पर है? वो नुल्लाह के पास है। नुल्लाह एक रीजन है लद्दाख का, ये उसी के पास, नुल्लाह रीजन के पास इस LAC को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बनाया गया है। और जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो क्या कहलाती है? लाइन ऑफ कंट्रोल। और भारत चाइना वाली वो क्या कहलाती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दोनों का फर्क आपको पता होना चाहिए। अगली न्यूज़ है हमारी, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट।
तो अभी क्या हुआ है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका गठन 2010 में किया गया था, इसने क्या किया है, इसने पारिस्थितिकी एनवायरमेंट इश्यूज़ की वजह से या एनवायरमेंट डायलेमा की वजह से अभी ये इस पर रोक लगा दी है या इसको अवैध बताया है। किसको? तेलंगाना में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को। अब इसका स्थान देख लेते हैं। ये कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में स्थित है, पहला फैक्ट। दूसरा, इसे गोदावरी नदी पर 2016 में बनाया गया था। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए ये तेलंगाना में है। दूसरा, 2016 में बनाया गया था। तीसरा, गोदावरी नदी पर इसको बनाया गया है। ये परियोजना प्राणहिता नदी और गोदावरी नदी के संगम पर, यानी कि प्राणहिता और गोदावरी नदी का संगम, इसका मतलब क्या है कि प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है और साथ ही साथ ये इसके जंक्शन पर बना हुआ बांध है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बहुचरण यानी कि मल्टीफेज बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज लिफ्ट सिंचाई परियोजना के रूप में चलाई गई थी। अब इसमें विवरण, कालेश्वरम परियोजना की कुल लंबाई 1832 किलोमीटर। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके बारे में। इसमें 145 टीएमसी स्टोर यानी कि 145 टीएमसी स्टोर पानी का कुल क्षमता वाला 13 जिलों में 20 जलाशय फैले हुए हैं। महत्व क्या है? यह परियोजना 45 लाख एकड़ जमीन पर फसल की खेती का समर्थन करेगी, 70% राज्य की पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। अगली न्यूज़ है हमारी लीबिया। लीबिया किस लिए न्यूज़ में था? देखिए, लीबिया इसलिए न्यूज़ में था कि लीबिया में आपको पता ही होगा कि अफ्रीकन की, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि अफ्रीका की ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या चलता रहता है, वहाँ पर सिविल वॉर की कंडीशन रहती है या फिर आर्मी कू की वजह से वहाँ सैन्य शासन रहता है, जिसकी वजह से लोग अपने उनके राइट्स उनको नहीं मिल पाते हैं, तो वो हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। तो ये हमेशा आपको एक इनस्टेबल फॉर्म में अफ्रीकन कंट्रीज मिलेगी, तो लीबिया भी उन्हीं में से एक है। तो अभी हाल ही में क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या डेवलपमेंट हुआ है कि हाल ही में यहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने और साथ ही साथ वहाँ के सैन्य शासन ने यानी कि आर्मी ने क्या किया है, एक समझौता किया है। तो वो वही इसी वजह से ये लीबिया न्यूज़ में था। तो ये क्या है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। हाल ही में 5+5 एग्रीमेंट या डिक्लेरेशन न्यूज़ में थी, किससे संबंधित है? तो ये क्या है, ये लीबिया से संबंधित है। ये संयुक्त सैन्य आयोग के 5 दिन जिनेवा में वार्ता की घोषणा है। और ये कहाँ हुई है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये वार्ता हुई है, यानी कि ये जो टॉक हुई है, ये डायलॉग जो हुआ है 5+5 डायलॉग के नाम से, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लीबिया आधिकारिक तौर पर लीबिया राज्य उत्तरी अफ्रीका में मगरेब क्षेत्र, देखिए उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है, जो साहिल रीजन के ऊपर का क्षेत्र है, उसे मगरेब रीजन कहा जाता है। इसकी सीमाएं क्या है? देखिए, लीबिया में उत्तर में इसके भूमध्य सागर है, आप देख सकते हैं ये मेडिटेरेनियन सी है। पूर्व में मिस्र है, यानी कि इसके ईस्ट में क्या है, मिस्र है। इसके दक्षिण पूर्व में सूडान है, यहाँ पर इसके सूडान है। दक्षिण पश्चिम में नाइजर है, यहाँ पर ये नाइजर है, इसका नाइजर रीजन है। अल्जीरिया पश्चिम में है, अब अल्जीरिया, ये है अल्जीरिया है इसके पश्चिम में, और उत्तर पश्चिम में ट्यूनीशिया, यानी कि यहाँ पर क्या है, ट्यूनीशिया, इससे लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आपको ये सारी एरिया पता होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके उत्तर में क्या है, मेडिटेरेनियन सी, ईस्ट में क्या है, इजिप्ट, उत्तर आपका दक्षिण पूर्व में क्या है, सूडान, दक्षिण में आपका चाड, दक्षिण पश्चिम में नाइजर, और पश्चिम में अल्जीरिया, और उत्तर पश्चिम में ट्यूनीशिया। ये सारी कंट्रीज इससे लैंड बॉर्डर टच शेयर करती हैं। लीबिया अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा देश है, पहला फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दुनिया का 16वां सबसे बड़ा देश। अब दुनिया के किसी भी देश का 10वां सबसे बड़ा तेल भंडार यानी कि सबसे बड़े ऑयल रिजर्व में ये 10वें स्थान पर है लीबिया, 10th पोजीशन पर है। सबसे बड़ा शहर और राजधानी क्या है, त्रिपोली इसकी राजधानी है, और यही लीबिया का सबसे बड़ा शहर भी है, जो कि पश्चिम में स्थित है, और आप देख सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी के तट पर स्थित है, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। अगली न्यूज़ है हमारी गिरनार पहाड़ी, माउंट गिरनार। अब ये किस लिए न्यूज़ में थी? यहाँ पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, यहाँ पर सबसे लंबे मंदिर टेम्पल रोप वे की शुरुआत की है या स्टार्टिंग की है, इनॉग्रेशन की है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के जूनागढ़ में एक मंदिर पर स्थित है। यहाँ पर शुरू किया गया है, यहाँ पर एक मंदिर स्थित है। तो ये 2.3 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को एशिया में सबसे लंबे मंदिर रोपवे के रूप में बताया जा रहा है। तो माउंट गिरनार में गोरखनाथ चोटी, गुरु दत्तात्रेय चोटी और जैन मंदिर स्थित है। तो आपसे डायरेक्ट इस तरह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि माउंट गिरनार के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, या फिर माउंट गिरनार में से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। तो गोरखनाथ चोटी, गुरु दत्तात्रेय चोटी और जैन मंदिर, ये तीनों माउंट गिरनार में स्थित हैं। ये बनास्ता, पावगढ़ और सतपुड़ा के साथ गुजरात में चौथी रोपवे है, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी 3 रोपवे पहले ही चल रही हैं, जो कहाँ पर है, बनास्ता में स्थित है। पहली बनास्ता, दूसरी पावगढ़, दूसरी जो है पावगढ़ में है, और तीसरी सतपुड़ा में है। ये सारी, और अब चौथी जो बनी है वो जूनागढ़ में गिरनार माउंट गिरनार पर बनी है, गिरनार पहाड़ी पर बनी है।
अब इसका लाभ क्या है, ये राज्य में साहसिक गतिविधियों के साथ पर्यटन को बढ़ावा देगा। शिवराजपुर बीच जैसी साइट है जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण मिला है, ऐसी साइटों को बढ़ावा देगा, यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर इसी के पास है। ये माउंट गिरनार के बारे में, यहाँ भगवान दत्तात्रेय ने पहाड़ी के शीर्ष पर तपस्या की थी। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया। तो देखिए ये एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ फैक्ट है, तो आपके लिए अब इस तरह इस वजह से एंशिएंट हिस्ट्री का ये पोर्शन अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यूपीएससी कभी भी इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछती है, हमेशा जो वो बेस स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन पूछती है वो हमेशा उसका करंट से जुड़ा हुआ होता है। मतलब आप ज़्यादातर मान सकते हैं कि जो एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा या कल्चर से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा उसका करंट से जुड़ा हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं ये तीर्थ, ये भगवान जैन धर्म से रिलेटेड है, तो जैन धर्म से रिलेटेड होने की वजह से आपसे इन तीर्थंकर के बारे में पूछा जा सकता है इस बार। तो गुजरात जूनागढ़ जिले में जूनागढ़ के पास स्थित है, गुजरात के जूनागढ़ के पास स्थित है। अगली न्यूज़ है हमारी श्री सेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ये क्या है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन दुनिया 2020 में भारी आग दुर्घटना का यहाँ पर सामना हुआ है, इस यहाँ पर लगी है। स्थान क्या है, श्री सेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये कुरनूल और महबूबनगर जिलों के बीच स्थित कृष्णा नदी में ये बनाया गया है। इस परियोजना का निर्माण 1980 में शुरू हुआ था। तो देखिए आपको ये तो पहले पता होना चाहिए कि श्री सेलम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो कहाँ पर है, वो आपका कुरनूल में है, कुरनूल यानी कि आंध्र प्रदेश। दूसरा आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तीसरा 1980 में इसे इसका कार्य शुरू किया गया था श्री सेलम। ये अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये एक गुरुत्वाकर्षण डैम है, यानी कि ग्रेविटी डैम है। अब ग्रेविटी डैम क्या होते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बांध एक प्रकार का बांध होता है जो कंक्रीट या पत्थर से चिनाई द्वारा बनाया जाता है। आप चिनाई जानते होंगे, जैसे कि आप देखते होंगे जो राजमिस्त्री घरों में काम करते हैं वो क्या करते हैं, ईंटों की दीवार बनाने के बाद उसके ऊपर सीमेंट से एक लेप करते हैं, उसी लेप को चिनाई कहा जाता है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बांध में इसी तरह का लेप किया जाता है। ये इसका लाभ क्या होता है, सबसे मजबूत भूकंप होने के बाद भी यह प्रभावित रहता है। उदाहरण और जो भारत में ग्रेविटी डैम के जो उदाहरण हैं वो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेविटी डैम का उदाहरण नहीं है, या भारत का निम्नलिखित में से कौन सा डैम ग्रेविटी डैम नहीं है। तो तुंगभद्रा डैम भी हमारा क्या है, ग्रेविटी डैम है। सरदार सरोवर बांध, भाखड़ा बांध है, हीराकुंड बांध, और ये सारे बांध भारत में स्थित ग्रेविटी डैम है। अगली है न्यूज़ हमारी फैनी नदी, फैनी पुल या फैनी ब्रिज। ये क्या है, ये अभी हाल ही में रोड परिवहन मंत्री जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने क्या किया है, बांग्लादेश में रामगढ़ के साथ भारत में सबरम को जोड़ने वाली एक फैनी ब्रिज का निर्माण किया है। देखिए ये क्या करेगा, ये बांग्लादेश के रामगढ़ को काहे से जोड़ेगा, ये क्या काहे से जोड़ेगा, भारत के सेबरम से जोड़ेगा। और सेबरम क्या है, सेबरम है त्रिपुरा के अंदर, सेबरम त्रिपुरा के अंदर स्थित है, तो ये सेबरम को जोड़ेगा। फैनी ब्रिज क्या करेगा, बांग्लादेश के रामगढ़ को त्रिपुरा के सेबरम से जोड़ेगा। फैनी पुल को चैटोग्राम में मैत्री सेतु के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बांग्लादेश में इसको मैत्री सेतु के नाम से जाना जाता है। इसका स्थान क्या है, पुल को फैनी नदी पर बनाया गया है और ये बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह के साथ त्रिपुरा को जोड़ देगा, यानी कि चिटगांव बंदरगाह को यहाँ पर सेबरम से जोड़ देगा। देखिए सेबरम रामगढ़ से लेकर, देखिए बांग्लादेश का जो रीजन है रामगढ़, यहाँ से लेकर बांग्लादेश के चिटगांव तक एक सड़क हाईवे बना हुआ है बांग्लादेश का, तो ये रामगढ़ को सेबरम से जोड़ देगा, जिससे सेबरम से सीधा चिटगांव तक पहुंचा जा सकता है। तो अब इसकी फैनी नदी के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलती है, यानी कि हमारे इंडिया से ही निकलती है और भारतीय क्षेत्र पर सबरूम शहर से गुजरती है। बांग्लादेश में बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है और ये भारत बांग्लादेश सीमा का हिस्सा बनाती है। अगली और आखिरी न्यूज़ आज की हमारी, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ड्रिप परियोजना। तो ड्रिप परियोजना किससे संबंधित है, ये आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है और कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि ड्रिप परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको हर जितनी भी परियोजनाएं हैं या जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये ड्रिप क्या है, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इस तरह से कई स्कीम्स चलाई जाती हैं भारत सरकार द्वारा, तो उनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि किसान संपदा, ये इसी तरह की स्कीम है कि आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म पता होगी तो आप ऑटोमेटिकली अंदाज़ा लगा लेंगे कि स्कीम किससे रिलेटेड है। पीएम आशा, ये इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसका ये क्या है, ये बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, इसका चरण 2 और चरण 3 को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य क्या है, संस्थागत संचालन और बांधों के रखरखाव के लिए संस्थागत मजबूती, राजस्व उत्पन्न करने के साथ पूरे देश में चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करना। अब इसका वित्तपोषण किसके द्वारा किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट।
विश्व बैंक और एशियाई आधारभूत संरचना निवेश AIIB द्वारा इसको वित्त पोषित किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक प्लस AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा इसको वित्त पोषित यानी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसकी अवधि क्या है? देखिए, इसको 10 साल की अवधि में यानी कि अप्रैल 2021 से लेकर कब तक? मार्च 2031 तक की 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। और किस तरह लागू किया जाएगा? इसको 6-6 वर्ष की 2 चरणों में लागू किया जाएगा। अब सोच रहे होंगे 6-6 वर्ष तो 12 वर्ष हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों के जो छठा वर्ष होगा, दोनों का, इनका छठा वर्ष और इसका पहला वर्ष, इन दोनों को ओवरलैप कर दिया जाएगा, इसलिए ये एक ही वर्ष हो जाएंगे। तो आपका टोटल 10 वर्ष की ये परियोजना है जिसको 2 बार में 2 चरणों में लागू किया जाएगा। इसके घटक क्या है? कंपोनेंट्स पुनर्वास और डैम्स यानी कि बांध संबंधित सुधार, भाग लेने वाले राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों में बांध सुरक्षा संस्थागत मजबूती, वैकल्पिक आकस्मिक अर्थों की खोज, चयनित बांधों में से कुछ टिकाऊ संचालन और बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के रखरखाव के लिए आकस्मिक राजस्व उत्पन्न करना, ये इस परियोजना के घटक हैं। तो आपको ये सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स के बचे हुए करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ कल हम आपको MCQs का लेक्चर ज्योग्राफी से रिलेटेड आज की वीडियो से रिलेटेड MCQs भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपसे एक बार फिर हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले आगे वीडियोज़ बनाने का। हमने आपको जैसे पहले भी बताया, एक आधे घंटे की वीडियो यानी कि 30 मिनट की वीडियो बनाने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ उस मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए। तो थैंक यू। आज के लेक्चर पर इतना ही। थैंक यू।